हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है भारी। जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत कर ले जाएगा। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। हम संविधान की यात्रा सीरीज के अंतर्गत संविधान के उन महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं तथा उनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं उन सभी को एक एक करके अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी सिलसिले के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति के अंतर्गत उनकी विधायिक शक्तियों के बारे में चर्चा किया है। उन्हीं विधायिक शक्तियों का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पिछले वीडियो में नहीं कर पाए थे उसको हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जिसे आप क्लिक करके पिछले वीडियो को देखेंगे, जिससे कि यह जो वीडियो है आसानी से आप लोगों को समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि कोई भी विधेयक संसद से पारित होकर अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास तीन शक्तियां होती है। या तो वे डायरेक्ट क्या करते हैं, विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं जिससे कि वह कानून के रूप में बदल जाता है। दूसरा कंडीशन होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को जिस भी सदन से उनके पास आए रहता है उसी सदन को वापस पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन हमने देखा था कि राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए सिर्फ एक बार किसी भी विधेयक को भेज सकते हैं। अगर दोबारा वह विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ये दूसरा कंडीशन हमने देखा था। तीसरा कंडीशन इसमें यह था कि कोई भी विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति ना तो उसमें हस्ताक्षर करते हैं और ना ही उसको मना करते हैं। उसे हमने जेबी पॉकेट वीटो पावर के अंतर्गत देखा था, जिसका प्रयोग 1986 में ज्ञानी जेलसिए, जो कि उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने डाकघर संशोधन विधेयक पर जेबी पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया था। यहां तक हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उनकी विधायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है अध्यादेश। अध्यादेश जिसे राष्ट्रपति के अध्यादेश के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 123 में किस बात का प्रावधान है? अध्यादेश से संबंधित बातों का उल्लेख 123 में हमको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अध्यादेश कब लाया जाएगा? अध्यादेश कब लाया जाएगा, कब लाया जाता है या फिर क्यों लाया जाता है? यहाँ पर हमारा प्रश्न बनता है कि अध्यादेश क्यों लाया जाता है या फिर कब लाया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, पहला कंडीशन, और उस समय देश को कानून की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, कोई भी विधेयक बनना है, कोई भी कानून बनना है तो संसद से पारित होता है और राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होता है, तभी वो कानून का रूप ले लेता है। और हमने इसमें क्राइटेरिया बताया कि जब संसद का सत्र ही नहीं चल रहा होगा तो फिर कानून कैसे बनेगा। तो और उस समय अगर देश को कानून की आवश्यकता होती है तो उस समय कानून कैसे बनाया जाएगा? उसके लिए भारतीय संविधान में एक प्रावधान है अनुच्छेद 123 के तहत, जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। वह उस समय लाया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय देश को कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो हमने क्या कहा, जब संसद का सत्र क्या होता है, नहीं चल रहा होता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय देश को कानून की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। और वो किसकी सलाह से अध्यादेश जारी करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह से। प्रश्न आपको पूछ सकता है किसकी सलाह से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या करते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और जैसे ही अध्यादेश जारी होता है वह कानून का रूप धारण कर लेता है और तुरंत क्या होता है, कार्य करना प्रारंभ कर लेता है। अध्यादेश जारी होते ही कानून का रूप, कानून बनकर तुरंत क्या करता है, तुरंत कार्य करना प्रारंभ कर देता है।
हमने क्या देखा, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। और ये अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय देश को आवश्यकता पड़ती है किसकी, कानून की, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से, और अध्यादेश जैसे ही जारी करता है तुरंत कानून बनकर क्या करता है, कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो ये तो हो गया अध्यादेश से संबंधित कुछ बातें। अगर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं कि अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, प्रश्न ये भी पूछता है कि जो अध्यादेश होता है उसकी अवधि कितनी होती है, अध्यादेश इसकी अवधि पूछती है, अध्यादेश की अवधि, अध्यादेश की अवधि की अगर मैं बात करूं तो अगले सत्र के प्रारंभ होने से 6 सप्ताह, अगले सत्र के पहले दिन से 6 सप्ताह, 6 सप्ताह या फिर 42 दिन तक इसका क्या होता है, अवधि होता है। किसका, अध्यादेश की अवधि अगले सत्र के पहले दिन से कितने, 6 सप्ताह या फिर 42 दिन पर अध्यादेश की अवधि होते हैं। ये तो हो गए अवधि की बात। अगर आप लोगों से पूछे कि अधिकतम अवधि कितने दिनों की होती है, अधिकतम अवधि अध्यादेश की कितने दिनों की होती है, तो अधिकतम अवधि की अगर मैं बात करूं तो 6 माह प्लस 42 दिन होती है, 6 माह प्लस 42 दिन होते हैं। आप लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि अगले सत्र के पहले दिन से 6 सप्ताह या फिर 42 दिन तक होता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अध्यादेश, जैसे अगला सत्र कितना तारीख को स्टार्ट होगा, अगले सत्र मानचल अध्यादेश जारी होने के 1 महीने बाद क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो अगले सत्र के पहले दिन से 6 सप्ताह तक मतलब 1 महीना और 42 दिन तक क्या होगा, इस जो अध्यादेश की अवधि होगी। और दूसरी बात, अधिकतम अवधि 6 माह या फिर 42 दिन तक, 6 माह प्लस 42 दिन होगी। अब देखो 6 माह प्लस 42 दिन लिखा हूं। अब 6 माह इसलिए लिखा हूं क्योंकि देखो 6 माह में अधिकतम 6 माह के अंतराल में संसद का सत्र क्या होता है, संसद के सत्र की अवधि अधिकतम मतलब 2 सत्रों के बीच की अवधि, इसमें भी लिख सकते हो संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि, इसको ऐसे इस टाइप से लिखो, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह की होती है, 6 माह की होती है। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने, 6 माह की होती है, 6 माह की होती है। अर्थात संसद के 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि कितने माह की होती है, 6 माह की होती है। अब देखो 6 माह की होती है तो इस 6 माह के अंतराल में संसद के सत्र को प्रारंभ करना संसद की क्या होगी, संवैधानिक बाध्यता होगी। तो इस 6 माह के अंतराल में संसद के सत्र को क्या करना, प्रारंभ करना। संसद के सत्र को प्रारंभ करना क्या होगी, संसद की क्या होगी, कि संवैधानिक बाध्यता होगी, संवैधानिक बाध्यता होगी। क्यों होगी, क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्योंकि 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि कितना होगी, 6 माह होगी। तो देखो 6 माह, इसीलिए इसका कार्यकाल अधिकतम कितना होता है, 6 माह। और जैसे ही अध्यादेश का क्या होता है, जैसे ही संसद का सत्र स्टार्ट होता है और क्या होता है, उसमें कोई विधेयक लाया जाता है और कानून बनता है, तो ये अध्यादेश के द्वारा जो बना गया कानून है वो क्या होता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये तो था अध्यादेश से संबंधित बातें। इसमें कुछ और भी बातें हैं कि अध्यादेश की अगर मैं बात करूं तो एक ही विषय पर एक से अधिक बार भी अध्यादेश लाया जा सकता है। एक ही विषय पर एक से अधिक बार भी अध्यादेश लाया जा सकता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ही विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश लाया जा सकता है। दूसरी बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, एससी लिख दिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक ही विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश लाया जाना संसदीय प्रक्रिया का क्या होता है, उल्लंघन माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, एक ही विषय पर एक से
अधिक बार अध्यादेश लाना किसका उल्लंघन है? संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन है। संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन है। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक ही विषय पर एक से अधिक बार क्या कर सकते हैं अध्यादेश लाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक ही विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश लाना संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन मानता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये तो था साथियों अध्यादेश से संबंधित बातें। आशा करता हूं कि अध्यादेश आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला राष्ट्रपति की विधायक शक्तियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संयुक्त बैठक का आयोजन। यहां से भी प्रश्न पूछता है संयुक्त बैठकों का आयोजन। संयुक्त बैठकों का आयोजन क्या टॉपिक है? संयुक्त बैठकों का आयोजन क्या है? संयुक्त बैठकों का आयोजन। पहली बात तो संयुक्त बैठकों का आयोजन, इसका अनुच्छेद कौन सा है? पहला चीज अनुच्छेद कौन सा है? और संयुक्त बैठकों का आयोजन कौन करता है? आयोजन कौन करता है? ये दूसरा हो गया। देखो मैंने क्या पूछा, संयुक्त बैठकों का आयोजन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अगर आप लोगों से प्रश्न पूछता है तो भारतीय संविधान का 108। देखो इसको इस तरह से याद रखेंगे, संयुक्त बैठक मतलब आपातकालीन बैठक बुलाना है। तो और आपातकालीन नंबर अगर हमको गाड़ी बुलाना है तो कौन से नंबर की गाड़ी, क्या मतलब कौन से नंबर पर डायल करते हैं? 108 नंबर पे। तो उसी प्रकार अगर हमको बुलाना है, संयुक्त बैठक बुलाना है तो अनुच्छेद नंबर 108। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो दूसरा, संयुक्त बैठकों का आयोजन कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। अर्थात संयुक्त बैठकों का आयोजन कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं कि संयुक्त बैठकों का आयोजन कब किया जाता है? कब किया जाता है? प्रश्न यहां उठता है कि संयुक्त बैठकों का आयोजन राष्ट्रपति कब करवाता है या फिर किस कंडीशन में करवाता है? इसका एक आंसर है, इसका मैं अच्छे से बताना चाहूंगा कि जब क्या होता है, लोकसभा से पारित होकर कोई विधेयक किसके पास जाता है? राज्यसभा के पास जाता है। ये प्रक्रिया है, कोई भी विधेयक लोकसभा से पारित होगा फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। तो जैसे ही कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता, लोकसभा से कोई विधेयक पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा उस विधेयक को 6 माह तक भी क्या नहीं करता है? पारित नहीं करता है। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त बैठक का आयोजन कराते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब कोई विधेयक किससे पारित होकर? लोकसभा से पारित होकर किसके पास जाता है? राज्यसभा के पास जाता है और तथा राज्यसभा 6 माह तक भी विधेयक को क्या नहीं करती? विधेयक को पारित नहीं करती। विधेयक को पारित नहीं करते। तो मैंने क्या बताया, जब कोई भी विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है तथा राज्यसभा उस विधेयक को 6 माह तक भी पारित नहीं करती है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त बैठकों का आयोजन कराते हैं। अब देखो संयुक्त बैठकों का आयोजन तो अनुच्छेद कितने 108 के तहत राष्ट्रपति कराते हैं, लेकिन प्रश्न पूछता है कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर है संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखो प्रश्न तो ये पूछा कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका आंसर आएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन अगर पूछे कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, ऐसा प्रश्न अगर आप लोगों से पूछता है तो इसका अनुच्छेद है संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। आयोजन कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये था संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान। अगला हम देखते हैं, अगला राष्ट्रपति की विधायक शक्तियों के अंतर्गत आता है प्रोटेम स्पीकर। आप सभी सुने होंगे कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में।
प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। पहली बात तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को मैं अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब ये प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? पहली बात ये प्रश्न भी बनता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किस व्यक्ति को नियुक्ति करेंगे? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसको करते हैं? अगर प्रश्न पूछे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसको करेंगे, तो किसको करेंगे? अनुभवी तथा अनुभवी प्लस क्या? वरिष्ठ व्यक्ति। अनुभवी तथा जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो अनुभवी तथा क्या मैं बोला? जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं तथा वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। अब देखो यहाँ पर अनुभवी और वरिष्ठता से संबंध की किस बात से? यहाँ पर वरिष्ठता से संबंध किसी व्यक्ति की उम्र से नहीं है। पहली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कोई 75 वर्ष का व्यक्ति है और कोई 70 वर्ष का व्यक्ति है, संसद का सदस्य मतलब लोकसभा का सदस्य, तो 75 वर्ष का व्यक्ति भी वो क्या नहीं बन सकता? प्रोटेम स्पीकर नहीं बन सकता। और 70 वर्ष का व्यक्ति भी क्या बन सकता है? प्रोटेम स्पीकर बन सकता है। उसका क्या कंडीशन है कि उसको लोकसभा में सर्वाधिक बार बैठने का जिसको अनुभव हो उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। मतलब लोकसभा में सर्वाधिक बार बैठने का अनुभव जिस भी व्यक्ति को, मतलब संसद के सदस्य रहते हुए जिनका कार्यकाल सबसे सर्वाधिक होता है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। जाहिर सी बात है जो व्यक्ति संसद का सदस्य रहेगा वही व्यक्ति को तो लोकसभा में बैठेगा और लोकसभा की कार्यवाही को भली भांति से परिचित रहेगा। तो वरिष्ठ भी होना चाहिए और अनुभवी भी व्यक्ति होना चाहिए, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। ये तो हुआ किसको नियुक्त करेगा। अगला मेरा प्रश्न है कि जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उसको शपथ कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न मैं पूछूं कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या होते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर के पहले कार्य की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा की बैठकों का आयोजन करवाना। क्या करना? लोकसभा के बैठकों का आयोजन करवाना। कब? पहला बताया मैं, लोकसभा के बैठकों का आयोजन करवाना किसका काम होता है? प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। लेकिन कब करवाएगा? जब तक लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जब तक नहीं होता, क्योंकि लोकसभा के बैठकों का आयोजन करवाना किसका काम रहता है? लोकसभा के अध्यक्ष का। अभी तो लोकसभा के अध्यक्ष का गठन ही नहीं हुआ है, मतलब नई लोकसभा का गठन ही नहीं हुआ है, नई लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ है। तो उस स्थिति में लोकसभा के बैठकों का आयोजन करवाने का काम किसका रहता है? प्रोटेम स्पीकर का काम रहता है। और दूसरा इसका काम क्या रहता है? संसद के अन्य सदस्यों को शपथ दिलवाना किसका काम है? प्रोटेम स्पीकर का काम है। संसद के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना किसका काम है? प्रोटेम स्पीकर का काम है। देखो संसद के अन्य सदस्य इसीलिए लिखा हूं इसमें क्योंकि संसद के कुछ सदस्य क्या बनते हैं? मंत्री बनते हैं। और मंत्रियों की नियुक्ति तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो उन मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो कुछ लोगों को तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं जो संसद के सदस्य मंत्री के रूप में चुने जाते हैं उनको, और जो संसद के अन्य सदस्य होते हैं
उनको शपथ दिलाने का काम किसका होता है? प्रोटेम स्पीकर का होता है। और इनका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है या फिर नए लोकसभा के अध्यक्ष का गठन किया जाता है, वैसे ही इनका कार्यकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो लोकसभा की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करवाना किसका काम रहता है? लोकसभा के अध्यक्ष का रहता है। और इनका काम तो लोकसभा के अध्यक्ष बनने से पहले तक लोकसभा के बैठकों का आयोजन करवाने का काम प्रोटेम स्पीकर का रहता है। इसीलिए जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, प्रोटेम स्पीकर का जो कार्यकाल है समाप्त हो जाता है। मान के चलो नए लोकसभा का गठन हुआ है, उसके 2 दिन बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 2 दिन का रहेगा। और मान के चले यदि बैठकों का आयोजन करवाने में 1 महीने लगता है तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य 1 महीने रहता है। इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं रहता है, लोकसभा के अध्यक्ष बनने तक इसका कार्यकाल रहता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इनको कौन नियुक्त करता है, इसका क्या कार्य होता है, अथवा इनको शपथ कौन दिलाता है। इन सारी चीजों को मैंने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगला कुछ चीजें बची हुई हैं। आर्टिकल 99 के तहत विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद के सदस्यों को, अब देखो अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 किस बात का उल्लेख करता है? संसद के सदस्यों को शपथ, संसद के सदस्यों के शपथ के बारे में उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में दिया गया है। इससे पहले मैं क्या बता रहा था? प्रोटेम स्पीकर बता रहा था। तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर अगर पूछे, भारत का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था अगर पूछे तो प्रथम कौन थे? प्रोटेम स्पीकर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। क्या थे? प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और वर्तमान के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? अभी कौन सी लोकसभा चल रही? 17वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा? 17वीं लोकसभा चल रही है। तो इसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे अगर प्रश्न पूछे तो वीरेंद्र कुमार। कौन थे? वीरेंद्र कुमार। ये था आप लोगों का क्या, राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति के अंतर्गत सारी चीजों को आज हमने एक एक करके समझने का प्रयास किया है। तो आज की वीडियो में हमने देखा राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों के अंतर्गत अध्यादेश क्या होता है तथा संयुक्त बैठक क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है तथा संसद के सदस्यों का शपथ के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 99 में दिया गया है। और अगर यहाँ पर पूछे कि संसद के सदस्यों का शपथ, अगर संसद के सदस्य किस बात का शपथ लेते हैं तो संसद के सदस्य अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेते हैं। क्या कई बार प्रश्न पूछा है, पद प्लस गोपनीयता की शपथ लेते हैं। संसद के सदस्य किस बात की शपथ लेते हैं? अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों के अंतर्गत अध्यादेश तथा क्या संयुक्त बैठकों का आयोजन, प्रोटेम स्पीकर, संसद के सदस्यों के शपथ के बारे में देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।